Hello students, class 5th chapter 1 reproduction in plants. Reproduction in plants, plants को दोबारा reproduce करना. We have already learned that all living things have a limited lifespan and they die sooner or later. So they produce young ones like themselves during their lifetime. This process is called reproduction. Plants also reproduce so that their species may not die out. हमने already पढ़ा है कि living things अगर होती हैं तो एक दिन ज़रूर मरती हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या फिर वो प्लांट्स भी क्यों ना हो. तो इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो आज हम रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ेंगे. तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मैनी वेज. प्लांट्स बहुत सारे वेज में रिप्रोड्यूस होते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, मतलब जो मतलब जिसमें फ्लावर्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गए या बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, लोटस, तो ये होते हैं सीड वाले प्लांट. तो इनको लिए हम सीड डालते हैं, ऐसे ही रिप्रोड्यूस होते हैं. Ferns, mushrooms, moulds reproduce from tiny seeds like structure called spores. मतलब इनके जो छोटे छोटे टिनी सीड्स होते हैं उनको हम उसके स्ट्रक्चर को हम स्पोर्स कहते हैं. Some plants reproduce from their body parts. कुछ अपने बॉडी पार्ट से होते हैं, जैसे लीव से, स्टेम से, रूट से, अपने आप. जैसे हमने कभी कभी देखा होगा किसी भी मिट्टी वाली जगह पे अपने आप ही कोई प्लांट उग गया तो वो अपने आप से रिप्रोड्यूस, अपने बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं. अब रिप्रोडक्शन स्टेम से, स्टेम होती है, उससे कैसे होते हैं. प्लांट्स लाइक पटैटो एंड जिंजर, जो पटैटो होते हैं, जिंजर मतलब अदरक, वो ग्रोन होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम से, मतलब अंदर ज़मीन के अंदर से, जिनकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है. दीज प्लांट्स आर थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम्स, मतलब इनके अंदर बहुत पतली पतली स्टेम्स होती हैं जो अंदर होती हैं. सो बिकॉज दे स्टोर फूड इन दैम एंड बियर बर्ड्स ऑन दैम. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स एंड दे आर केप्ट इनसाइड द सॉइल. ये सॉइल के अंदर, मतलब अंदर जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर ही होते हैं और इनकी अपने आप ही जड़ें उग जाती हैं. सम प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम दी पीसेस ऑफ देयर स्टेम्स, उसके पीस से होते हैं, जैसे कि स्टेम कटिंग से. ये जो स्टेम कट रही है इसके स्टेम से होंगे, ये रिप्रोडक्शन होंगे स्टेम से. एंड इट पुट ऑन दी सॉइल, अगर हम इसे सॉइल के अंदर डाल देंगे तो कुछ दिनों बाद वो जो है अपना न्यू प्लांट उग जाएगा. जैसे रोज़ हो गया, हिबिस्कस, शुगर केन, गन्ना. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्लांट्स हमारे कटिंग से होते हैं, कटिंग स्टेम से. हम उसे काट के डाल देते हैं, हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स. लीव्स से कैसे होते हैं. सो ब्रायोफिलम प्लांट हैज़ थिक एंड फ्लैशी लीव्स. जो फ्लैशी लीव्स होती हैं ना, मतलब बहुत पतली पतली लीव्स होती हैं, वो अपने आप ही अपना प्लांट उगा देती हैं. तो ये तो प्लांट के जो है चारों तरफ ये उगे हुए हैं. सो इट हैज़ बर्ड्स, ये बर्ड्स से अपने आप ही एजेस से उग जाते हैं न्यू प्लांट्स, उन्हें हम बर्ड्स बोलते हैं. वो होते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स. रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स. अब रूट से कैसे होते हैं. रूट से तो हरी प्रोडक्ट, जैसे पटैटो, स्वीट पटैटो, कैरट, टर्निप, रेडिश, ये सारे होते हैं रूट से उगे हुए. जैसे गाजर हो गई, स्वीट पोटैटो, ये सब उसके अंदर से होता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्यूबरस रूट्स. इफ़ वी प्लांट देम इन द सॉइल और पुट देम इन वाटर, रूट्स एंड शूट्स गो फ्रॉम देम. मतलब वहाँ से हम अगर उसमें सॉइल में अगर इनके रूट्स हों तो वहाँ से ये अपने आप ही उग जाते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैविंग वीक स्टेम्स, जो मतलब बहुत ही कमज़ोर होती हैं. तो इन स्ट्रॉबेरी, उसमें बहुत लॉन्ग स्टेम्स होती हैं. ग्रो ओवर द सॉइल सरफेस आर कॉल्ड रनर्स, जिसे हम रनर्स भी बोलते हैं. तो बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ग्रो इनटू न्यू प्लांट. तो स्ट्रॉबेरी होती हैं वो होते हैं लेयरिंग, उनकी जो लेयर होती है. जैसे जैस्मिन प्लांट है, आपने अगर कभी जैस्मिन प्लांट देखा होगा तो लोअर ब्रांच से हमारी जो है बेंट होता है, वो मुड़ जाता है क्योंकि उसकी बहुत लंबी लंबी स्टेम्स होती हैं. तो उससे हम वो उसके अंदर चली जाती हैं और फिर वहाँ से उग जाता है. सॉइल के अंदर जाते ही वो दोबारा उग जाता है. तो ग्रोइंग टिप रिमेन्स अबव द सॉइल सरफेस, वो जैसे ही सॉइल सरफेस में टच करेगा फिर वापस उग जाएगा. तो इसलिए जैस्मिन भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, ऑब्वियसली सीड से तो हम करेंगे. अगर हम कोई भी सीड मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं और उसे अगर हम उसके अंदर सॉइल के अंदर दबा देते हैं तो वो अपने आप ही प्लांट ग्रो हो जाएगा. तो इसमें ये बहुत सारे डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज़ के नए प्लांट्स उगते हैं. अब स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर सबसे मेन है सीड कोट, कॉटिलेडन्स और सीड लीव्स, एम्ब्रियो. हम इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सीड कोट. आउटर कोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड कोट, मतलब सीड्स की, जो सीड की बाहर की कवरिंग होती है ना, उसको हम सीड कोट बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट्स डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो जो उसके अंदर से उगता है इनसाइड दी सीड के अंदर से उगता है, उसको प्रोटेक्ट करती है. ऑब्वियसली हमें भी जब प्रोटेक्शन चाहिए होती है किसी न किसी चीज़ से कि हम बीमार ना पड़े, तो अगर प्लांट भी बीमार पड़ जाएंगे तो कमज़ोर होंगे, इस वजह से. कॉटिलेडन्स, सीड कॉटिलेडन जेंटली टू सीड लीव्स और कॉटिलेडन, हम इसे सीड लीव्स भी बोल सकते हैं. जो सीड की लीव्स होती है, छोटी छोटी लीव्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी, उन्हें हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं.
जो 2 कॉटिलेडन्स होते हैं डाइकॉटिलेडन्स, और जो वीट राइस मतलब गेहूं के लिए और चावल के लिए कर देते हैं मोनोकॉटिलेडन्स। एम्ब्रियो एक बेबी प्लांट होता है, एक बहुत छोटा सा बेबी प्लांट होता है जिससे वो 2 सीड्स के अंदर होता है, जिससे एक न्यू प्लांट बहुत अच्छा से रिप्रोड्यूस होता है। अब अगर हम जर्मिनेशन पूछें तो एक व्हेन अ सीडलिंग कम्स आउट ऑफ अ सीड, अगर हमारी सीड आ जाती है तो उसमें से एक बेबी प्लांट जो आता है हम उसे जर्मिनेशन ऑफ फूड बोलते हैं। जर्मिनेशन अ सीड रिक्वायर्स राइट अमाउंट ऑफ एयर, मतलब बिल्कुल एयर भी उसका बिल्कुल, उसे हवा अच्छी मिलनी चाहिए, उसे धूप ठीक मिलनी चाहिए, उसे वाटर ठीक मिलना चाहिए। अगर हम टाइम टाइम उसे पानी दें तो वो बिल्कुल ठीक हो। जैसे सबसे पहले हाइपोकॉटिल, फिर उसके जो सीड कॉटिल है यहाँ से आया, ये जब बड़ा तो ये कॉटिलेडन है बहुत छोटे छोटे ये जो है बेबी प्लांट निकल रहा है, ये बेबी प्लांट आ गया निकल के, और यहाँ से लीव्स निकलने लगे। तो ऐसे हमारा जर्मिनेशन होता है सीड का। तो इसको ज़रूरी होती है एयर, वाटर और वार्मथ, तीनों बिल्कुल सही मात्रा में ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। डिस्पर्जल 3 तरीक़ों से होता है, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय एक्सप्लोजन। 4 तरीक़ों से होता है ये। तो बाय विंड, जब तेज़ हवा आती है तो अपने आप ही वो सीड अपने आप को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। बाय वाटर, जैसे लोटस और कोकोनट होते हैं उसमें अगर पानी डालते हैं तो उससे डिस्ट्रॉय होता चला जाता है। बाय एनिमल्स, जैसे एनिमल्स होते हैं वो फ्रूट्स खाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जैसे कि एप्पल, पपाया, इसके अंदर जो बीज निकलता है ये हम खुद ही फेंक देते हैं, तो ये हमारे थ्रू डिस्ट्रॉय होते हैं। और एक्सप्लोजन, जैसे प्लांट्स हो गए, पी, बाल्सम, एक्सप्लोड, बर्स्ट ओपन सडनली, अपने आप ही इनको ओपन करते ही अपने अपने जो सीड्स होते हैं ये अपने ही डिस्पोजल कर देते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप्स। वी गेट अ मोस्ट ऑफ अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड बेटर फूड। हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो हाउ टू ग्रो बेटर क्रॉप्स। हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो और बेटर कैसे होंगी। इफ़ वी नो द कंडीशंस दैट दे आर सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, अगर हमें ये जान जाए कि हमारे सीड्स के लिए कौन सी क्रॉप अच्छी है तो हम और भी अच्छी क्रॉप्स और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स के लिए बहुत सही होता है। हमारी 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। डिफरेंट प्लांट्स जैसे कि क्लाइमेट्स और सीजन्स के हिसाब से होते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हो गई, कॉलीफ्लावर, पी, बीन, ये सब होती हैं हमारी रबी क्रॉप्स, जो विंटर में उगती हैं क्योंकि ठंड के टाइम में उगते हैं सब। और जैसे ब्रिंजल, पम्पकिन, ये सब हमारे समर के टाइम पे उगते हैं, मतलब गर्मियों में। राइस, मेज़, बाजरा, तो इन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब एक हेल्दी क्रॉप हम कैसे ग्रो करेंगे? टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स, जैसे कि सॉइल शुड बी सूटेड फॉर द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रो। जो सॉइल है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्रॉप के लिए ये जो मिट्टी है ये सही है, बंजर तो नहीं है। मैन्योर फर्टिलाइजर शुड बी एडेड टू द सॉइल, मेक इट फर्टाइल। फर्टिलाइज, हम उसे फर्टिलाइज कराना चाहिए। उसके अंदर अच्छे से मतलब कीटनाशक डालने चाहिए जिसमें से कीड़ों में कोई प्रॉब्लम ना है, कीड़े ना आके उसे खा जाएँ। क्रॉप में सही टाइम पे सही पानी, बिल्कुल करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर डालना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स शुड बी शोन, मतलब जो क्वालिटी होनी चाहिए सीड्स की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए जो उगाने के लिए। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे हो गए काओ, बफेलोज, उन्हें हमें अपनी क्रॉप से दूर रखना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हमें उस पर स्प्रे करने चाहिए जिससे हमारे इंसेक्ट्स और ग्रासहॉपर्स दूर रहे, वहाँ से हमारी क्रॉप को डैमेज ना करें। और अनवांटेड प्लांट्स जैसे हो जाते हैं वीड्स ग्रो, उसे हमें टाइम टू टाइम रिमूव कर देना चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।